हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ईपीएफओ एग्जाम के इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के टॉपिक के साथ। एज यू गाइस नो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के अप्रोक्सीमेटली 15 प्लस क्वेश्चंस जो हैं आपको लास्ट एग्जाम में देखने को मिले थे। तो आपको इसी से आइडिया लग सकता है कि ये पार्ट जो है, ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे सेशन के साथ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ इस टॉपिक के बारे में कि इसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं, कि टॉपिक करते क्यों हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ वैसे कहने के लिए दो अलग अलग टर्म्स हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। कि एक इंडस्ट्री में आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए। हम लोग बेसिकली यहाँ पे तीन पार्टीज की बात करते हैं एंड पार्टीज का नाम है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की। बेसिकली वो लोग जो लोगों को हायर करते हैं हमारी अपनी कंपनी में काम करने के लिए। नंबर टू, हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज या जिनको हम लोग इंटरचेंजेबली ट्रेड यूनियंस भी बोल देते हैं, जो बेसिकली वहां पे काम करते हैं, जिनको हायर किया जाता है और उनसे काम करवाया जाता है। एंड नंबर तीन पे हम लोग बात करते हैं अपनी गवर्नमेंट की, सरकार की, चाहे हम उसको स्टेट भी बोल सकते हैं। इन तीनों के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, दैट बिकम्स अवर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इन तीनों को जब हम कंबाइंड जब इनकी बात करते हैं, हम लोग इसको ट्राइपार्टाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी आपको इंपॉर्टेंट है। आपको आगे के सेशंस में देखने को मिलेगा कि हम टर्म बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ट्राई का मतलब होता है जब किसी भी चीज में तीन चीजें या तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो। ठीक है। नंबर टू, हम लोग बात करते हैं लेबर लॉ की। लेबर लॉ से नाम ही पता चल रहा है, जब कभी भी कोई दिक्कत आती है आपके इन तीन पार्टीज में, बेसिकली एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स एंड योर गवर्नमेंट में, ये जो आपका सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियन में, जब इनको लगता है कि यार हमारे पास कोई काम करने के लिए दिक्कत हो रही है, लाइक हमारे पास एक सर्टेन एनवायरनमेंट नहीं है काम करने का, वहां पे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब इनको लगता है यार हमारे को जो है कंपनी में एक इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, हम लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन हमें वैसा एक राइट नहीं मिल रहा है, मतलब बेसिकली कोई प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आती है, वहां पे क्या आता है सिनेरियो में, एक लॉ आ जाता है एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स लेबर लॉ। ठीक है, तो दोनों टॉपिक देखो साइमल्टेनियसली ही चलते हैं, लेकिन सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम दोनों को बाइफरकेटेड अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को इनका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो एक बेसिक होना आपको बहुत जरूरी है। और एग्जाम में जो सिलेबस भी दिया है, ऐसा जितना प्रॉपर नहीं बताया है, लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा इनकी बेसिक। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो है मॉडिफाइड वर्जन जो थोड़ा पता होना चाहिए, एंड रेस्ट यू आर गुड टू गो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से स्टार्ट किया है। उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी इंट्रोडक्शन किस तरीके से थी। यहाँ पे टर्म देखिए उसने आपसे क्या दिया है। उसने आपसे बोला है यहाँ पर, यहाँ पर उसने जो टर्म यूज की है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन का इंट्रोडक्शन के साथ उसने शुरू किया है। उसने यहाँ पे टर्म बोली है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है कंप्राइज करती है, लाइक बेसिकली पॉइंट क्या है, कंप्राइज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आजकल की अगर मैं बात करूं अपनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी की, तो आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, रिलेशन मतलब उनमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में संबंध कैसा है, वो आज के टाइम में बहुत ही डेलिकेट, मतलब बहुत ही लाइक कहते हैं ना, बड़ी प्यार से रखने वाली चीज है, एंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, एक्सट्रीम लेवल पे बहुत डेलिकेट, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। दूसरी चीज उसने बोली है, this event of a new complex industrial setup is directly attributable to the surfacing of industrial revolution। तो ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, यही एक रीजन था जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो बेसिकली स्टार्ट हुआ, कि इंडस्ट्रीज में हर टाइम के बाद जो है, आपको पता है कुछ ना, हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, तो हर चीज में देखो एक टाइम के बाद चेंजेस लानी पड़ती हैं, एंड दैट चेंजेस जो होती हैं उसको हम लोग रेवोल्यूशन के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड की अगर बात करूं, जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ, क्रांति आनी शुरू, चेंजेस आनी शुरू हुई, एक इंडस्ट्रीज के लॉजिक से बात करें तो प्री का मतलब है कि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले क्या पॉइंट था, वहां पे चीजें क्या होती थी, चीजें बहुत सिंपल प्रोसेसेस होते थे। सिंपल प्रोसेस का मतलब है लाइक एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बाहर जा जाके चीजें बेचनी है, लोकल मार्केट्स हुआ करती थी, और उसमें जो नंबर ऑफ लोग एम्प्लॉयड होते थे वो भी बहुत थोड़े बहुत होते थे। ठीक है, बेसिकली हर चीज छोटे लेवल पे हुआ करती थी, थोड़े से ही लोग इन्वॉल्व होते थे, थोड़ा सा ही पैसा लगता था, जितना सामान बनता था उसको आपस के लोकल मार्केट में ही वो लोग डिस्ट्रीब्यूट या बेसिकली सेल आउट कराते थे। बस इतना पॉइंट होता था प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड में। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऑल दिस लेड टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द मैनेजर्स एंड टू बी मैनेज। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पे, जब मुझे पता है कम लोग हैं,
कम पैसा इन्वॉल्व है, तो बेसिकली उनके बीच में एक वो कहते हैं ना आपसी भाईचारा जो था उनमें बहुत ज्यादा था, क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी, वो एक दूसरे को आपस में पर्सनल लेवल पे जानने लग जाते थे क्योंकि लोग ही बहुत कम होते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में आपको पता है एक एक कंपनीज में 2-2-3-3 हजार लोग हायर्ड होते हैं, 2-3 हजार लोग जो है वहां पे एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहां पे एक एक पर्सन के साथ पर्सनल प्रॉक्सिमिटी या क्लोज प्रॉक्सिमिटी एक मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड की यहाँ पे बात हो रही है, कम लोग, कम पैसा, लोकल मार्केट के लिए सामान बेचते थे, तो आपस में सबका भाईचारा बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। उसके बाद तो इस पर्सनल और डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज थे वो एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में बहुत ज्यादा इजीली सक्सेसफुल रहते थे। बेसिकली इट वाज इजियर टू सिक्योर कोऑपरेशन फॉर मैनेजिंग, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो है उनका अच्छा थॉट प्रोसेस रहता था कि यार ये हमारा जो बॉस है ना बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा ही करेगा। तो बेसिकली इस वजह से, क्योंकि पर्सनल और डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाते थे, इस वजह से उनके बीच में एक रिलेशन, एक कोऑपरेशन बनाना जो होता था बहुत ईजी रहता था उस टाइम पे। उसके बाद अगर कोई ग्रीवेंस होती थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी ऑन द पार्ट ऑफ आइदर पार्टी कुड बी प्रॉम्प्टली रिमूव्ड विद नेसेसरी प्रीसीडिंग्स, ठीक है। अगर उनमें बाय चांस कोई दिक्कत हो भी जाती थी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 10-20 हजार लोग हैं जी, उनको अपना पॉइंट रखने के लिए एक हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले अपनी प्रॉब्लम जो है इस लेवल पे जाएगी देन इस लेवल पे जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपको कोई दिक्कत है, आपका ये रहा बॉस, आपने डायरेक्टली उससे बात की कि देखो मुझे यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आई है, ये मुझे या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी या अगर कोई मुझे दिक्कत होती होगी मैं वहां पे डायरेक्टली अपने बॉस के पास जा सकती थी और उनसे इजीली अपने प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकती थी, और वहां पे इजीली जो है नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी वो भी फुलफिल वो कर लेते थे। उसके बाद ऑल्सो देर वॉज नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। ऑल्सो उस टाइम पे कोई भी सरकारी जो भी इंटरफेरेंस होती थी वहां पे सरकार को कोई भी ऐसा रोल, एक्टिव रोल बेसिकली नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद अंडर सच ए सेटअप इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर सिंपल, डायरेक्ट एंड पर्सनल। तो ऐसे केसेस में अगर सिंपल, इतने सारे जो हमने कंक्लूजन की बात की है, इतने सारी बातों की बेसिकली डिस्कस किया है यहाँ पे, तो वहां पे अगर मैं समअप करूँ तो यहाँ पे समअप सिर्फ एक ही है कि वहां पे जो एक रिलेशन था डायरेक्ट और पर्सनल होने की वजह से अगर कोई भी रिलेशन होता था उसको सेटअप करना ईजी रहता था, डायरेक्ट रहता था और बेसिकली बहुत पर्सनल लेवल पे रहता था, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या सिचुएशन आई, दिस सिचुएशन अंडरवेंट अ मार्क्ड चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जैसे ही एक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल क्रांति आई बेसिकली, उसके बाद क्या हुआ, ये जो पर्सनल, ये जो डायरेक्ट और ये इजी रिलेशनशिप जो था उसमें एक ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिला। उस टाइम क्या हुआ, जो साइज ऑफ द बिजनेसेस थे वो बहुत ही ट्रिमेंडस लेवल पे इंक्रीज कर गए, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी। उसके बाद देयर इमर्ज्ड अ न्यू क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर। उसके बाद जो था वो पहले वाला रिलेशन नहीं रहा, लाइक कि यार एक बॉस था, उसके नीचे जो थे 4-5 एम्प्लॉयज वो रखते थे और अपना काम कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम आगे बढ़ता रहा, वहां पे क्या होने लगा कि जो साइजेस थे बिजनेस के वो भी बढ़ने लगे। साइज बढ़ने का मतलब है कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने का मतलब आपको फाइनेंशियल ज्यादा चाहिए है, फाइनेंस ज्यादा चाहिए और आपको ह्यूमन रिसोर्सेज भी ज्यादा वहां पे लगने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है कि नॉर्मल एक टेंडेंसी है, या इकोनॉमिक्स लेवल पे भी अगर हम बात करें, अगर मैंने कहा है कि यार पहले मेरा काम 10,000 में हो जाता था, उसके लिए मैं अगर एक दो इंसान को भी, एक दो एम्प्लॉयज को भी हायर करूंगी तो मैं आई वॉज गुड टू गो। लेकिन अब मैं कह रही हूँ वही चीज मेरा 10,000 से 10 लाख हो चुका है, तो इट मीन वो 10 लाख को मुझे अरेंज करने के लिए मुझे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरा साइज बढ़ चुका है बिजनेस का। तो वहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ने लगेगी अब जब मैं 10 लाख की बात करूंगी, अब वहां पे जो मैं एक बेसिक टेक्निकल लोगों की बात करती हूँ, वहां पे बेसिक नहीं, मुझे कोई प्रोफेशनल प्रो लोग चाहिए होंगे जो मेरे इस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से संभाल के रख सकें। तो यहाँ पे क्या हुआ, देयर इमर्ज्ड अ न्यू क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स कॉजिंग सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो पहले क्या होता था कि सारे भाईचारे से रह रहे थे, तो काइंड ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट साथ के साथ हो रही थी। लेकिन अब जो है साइज बढ़ गया है, पैसा ज्यादा लग चुका है, एम्प्लॉयज ज्यादा हो चुके हैं, अब जो एक वो कहते हैं ना सेपरेशन, जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं अकाउंट्स में भी कि वो ओनरशिप और मैनेजमेंट का वो सेपरेशन, यहाँ पे वो विभाजन हो गया, बेसिकली दोनों आपस में एक चीज नहीं रही। ओनर कंपनी का कोई और है लेकिन कंपनी को संभाल कोई और रहा होता है, आजकल के टाइम में भी हम यही देखते हैं। उसके बाद एंड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय यहाँ पे बेसिकली है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन था इट बिकम एब्जॉर्ब्ड एंड ग्रेजुअली एग्रेसिव। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप था बेसिकली एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच में,
अब यहाँ पे वैसे वाला रिलेशन नहीं रहा कि बड़ा सिंपल सा, बड़ा डायरेक्ट सा, बड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो थी वहाँ पे ये नहीं रही। दोनों के बीच में विभाजन होने का मतलब है कि वो सब थोड़े और एग्रेसिव हो गए। उनको लगा कि यार एम्प्लॉयर के साथ हमारा कोई लेना देना ही नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेशन उनके बिहेवियर में आना शुरू हो गया। एम्प्लॉयज के बेसिकली जो हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनके बिहेवियर में यहाँ थोड़ा एग्रेशन आना शुरू हो गया। एम्प्लॉयर्स के नेचर में भी थोड़ा एग्रेशन आना शुरू हो गया, क्योंकि उनको ये लगता था कि यार हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें उसके बदले में हम पैसा दे रहे हैं, तुम मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो। तो ये काइंड ऑफ रिलेशन जो था वो काफी चेंज होने लग गया यहाँ पे। उसके बाद दिस न्यू सेटअप रेंडर्ड द ओल्ड फिलोसफी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इररेलेवेंट। तो पहले वाली जो रिलेशन होती थी वो भाईचारा वाला, वो यहाँ पे इररेलेवेंट हो गई। जो इनके बीच में रिलेशनशिप था वो इररेलेवेंट हो गया एंड गेव राइज टू कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट एंड इम्पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, वो पहला जो डायरेक्ट, सिंपल और इजी वाला था उसको रिप्लेस कर दिया कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट और इम्पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ। ठीक है, अब उसके बाद सिचुएशन क्या हुई, अब उसके बाद क्या था, देन द ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन लाइज इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन जो था वो क्या रह गया था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो था, वहां से जो है बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक ओरिजिन, वहां से उसका जो है बेसिकली एक स्टार्ट होना शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग पढ़ने लगे। पहले क्या था, वो तो भाईचारे में था, आपस में भाई बहन और इस तरीके से रिश्तेदारों वाला हिसाब से काम करने लग जाते थे, तो देयर वाज नथिंग लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो तो पर्सनल रिलेशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होने लगा, सिचुएशन क्या बदल गई कि अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला पॉइंट आने लगा, जिसकी वजह से आपका पॉइंट किसका, बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन किसका हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन का। ठीक है, ओके। उसके बाद दी वर्कर्स आर वेज अर्नर्स एंड डिपेंड अपॉन द वेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। अब हम सबको पता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा मेन सोर्स क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेजेस चाहिए हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए वी नीड वेजेस। तो उसी तरीके से वर्कर्स जो आपको पता है वेज अर्नर्स हैं, बेसिकली उनको जो पैसा मिलता है वो उसी पे डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, वी ऑल नो दैट। इन द बिगिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज वर इनफॉर्मल, पर्सनल एंड इंटीमेट सिंस द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वर स्मॉल। जैसा हमने अब तक पढ़ा है उसी का ही समअप है छोटा सा पैराग्राफ। यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि पहले अर्लियर क्या होता था, जो रिलेशनशिप था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, बहुत ही इनफॉर्मल था। इनफॉर्मल मतलब कि हम लोग जा रहे हैं, नॉर्मल हा ही कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, बड़ा पर्सनल और इंटीमेट रिलेशनशिप है हमारा उनके साथ, क्योंकि बिजनेस लेवल जो था बहुत छोटा होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैव ग्रोन अप to regulate relationship depending on those factors like intervention of the state, growth of trade unions and their federation। अब जब एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बनने लग गई, जब हम बात कर रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन गया। लाइक हम लोग कहते हैं ना कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट जो था, आपको कोड ऑफ एथिक आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। जब ऐसी चीज फॉर्मल हो जाती है तो वहां पे क्या होने लगा, वहां पे सरकार बीच में इन्वॉल्व होने लग गई, नंबर वन। ठीक है, नंबर वन यहाँ पे आपके सरकार बीच में आ गई। नंबर टू, यहाँ पे आपके फ्रेम होने लग गए ट्रेड यूनियन, क्योंकि पहले एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, क्योंकि उनका जैसे काम करने का मन होता था वो उसी तरीके से काम किया करते थे। लेकिन अब वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक, कि आपको जो बताया गया है जी आपका 9 to 5 का काम है, या आपका 10 to 6 का काम है, आपको अकॉर्डिंगली उतनी ही देर का काम करना है। आप उसके बीच में लंच के अलावा कोई छुट्टी नहीं ले सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूशंस में तो ऐसा भी होता है कि आपका फोन अलाउड नहीं होता है, आपका पर्सनल कॉल्स आप नहीं ले सकते हो जब तक इमरजेंसी ना हो। तो बेसिकली इन पूरी सिचुएशन की वजह से एक इंटरवेंशन ऑफ स्टेट यहाँ पे शुरू हो गया। दूसरा, जो एम्प्लॉयज थे थोड़े से एग्रेसिव रहने लगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था काम करना, तो इसकी वजह से ट्रेड यूनियन बनने लगे एंड देयर फेडरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अदर फैक्टर्स इसमें क्या इंक्लूड हो रहे थे। नंबर वन वॉज एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एम्प्लॉयज की बात करें कि देवर फ्रेमिंग ट्रेड यूनियंस, तो वहीं पे एम्प्लॉयर्स के भी एसोसिएशन बनने शुरू हो गए। ग्रोथ ऑफ साइंसेज ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, यहाँ पे पर्सोनल मैनेजमेंट वाला पॉइंट आने लगा, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम लोग स्पेशली MBAs भी करते हैं उसमें। तो बेसिकली क्या था कि एक छोटी सी चीज आई कि आपका इन्वेस्टमेंट बदल गया। आपका बेसिकली पॉइंट क्या था यहाँ पे, जो आपका इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन था वो अब आपका फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बन गया था। जैसे ही चीज इनफॉर्मल से फॉर्मल हुई, चीजें एकदम से बदल गई, यूनियंस बनने लगे, आपके एसोसिएशंस बनने लग गए, आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गया, लाइक पर्सोनल मैनेजमेंट जैसी चीजें उजागर होने लग गई। देन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, ये सारे टर्म्स यूज होने लग गए।
have all tended to influence the spirit and course of relationship between the employers and employees. अब देखो, अब सिंपल एक बात करूँ अगर आपसे, ये है आपके एम्प्लॉयज, ये है आपके एम्प्लॉयर्स, ठीक है, बेसिकली वो लोग जिन्होंने आपको हायर किया है। अब इनके बीच में सबसे पहले क्या आने लगा, ट्रेड यूनियन आ गया, देन एम्प्लॉयर्स का एसोसिएशन आ गया, देन आपकी और मैनेजमेंट की स्ट्रीम्स बढ़ गई। तो बेसिकली इनके बीच में जो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप था ना, वो ही खत्म हो गया, इनके बीच में इतने सारे बैरियर्स आने शुरू हो गए। तो जब वो बीच में वो बैरियर ही आना शुरू हो गए, तो वो जो स्पिरिट थी काम करने की वो खत्म हो गई थी, और एक्चुअली वो काइंड ऑफ रिलेशन जो था इनफॉर्मल से फॉर्मल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। सिंपल सी चीज है, रेवोल्यूशन क्रांति होने की वजह से आपकी जो रिलेशनशिप थी वो बदल गई, एंड उसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट हो गया। एंड इट ओज ओरिजिन फ्रॉम एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स बाय द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना क्यों शुरू हुआ, रीजन बीइंग क्योंकि जो एक काइंड ऑफ जैसे जैसे आपका पैसा या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा बढ़ने लगती है, आप लोगों को ज़्यादा हायर करोगे, लोगों को ज़्यादा हायर करने का मतलब है आपको थोड़े प्रोफेशनल लोगों की जरूरत होगी। तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी चेंजेस होनी शुरू हुई, वैसे वैसे जो है लोअर लेवल के वर्कर्स या उनसे थोड़े ऊपर लेवल्स के वर्कर्स जो थे, टाइम बाउंड हो गया, तो उनका जो है काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, एक रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ। जैसे रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे क्या टर्म आना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला जो टॉपिक है आपका वहां पे शुरू हो गया। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन है ये आपकी, ये शुरू कैसे हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अगर अब मैं बात करूं उसके बाद देखिए, इंडस्ट्री टुडे इज नाइदर व्यूड एज ए वेंचर ऑफ एम्प्लॉइज अलोन नॉर प्रॉफिट, इट इज कंसीडर्ड एज इट्स सोल ऑब्जेक्टिव। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडस्ट्री की बात करें, देखो ना ही वो सिर्फ एक एम्प्लॉयर्स की इकलौती वो चीज है, ना ही वो अकेले सिर्फ प्रॉफिट के लिए करे। तो बेसिकली ये इनका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम लोग क्या करने लग गए हैं कि एक ही नजरिए से देख रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे जी, हमें तो प्रॉफिट ही चाहिए। अब उस प्रॉफिट को अर्न करने के चक्कर में हम लोग क्या करने लग जाते हैं, वही एम्प्लॉयज से ही काम करवाएंगे, एम्प्लॉयज का अगेन एक्सप्लॉयटेशन। घूम फिर आके रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, घूम फिर आके मतलब है कि जो उनके बीच में जो खटास आ चुकी है बेसिकली, वही उसी का रीजन है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अभी जो मैं आपको पॉइंट समझा रही हूँ, आपको इसी तरीके से फ्रेम आउट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कुछ भी दे सकता है कि रीजन क्या था बेसिकली रेवोल्यूशन का। तो आप वहाँ पे पॉइंट बता सकते हैं, क्योंकि साइज बढ़ गया था फर्म का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ रही थी, देन आपके ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ रही थी, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, यूनियंस बन रहे थे, एसोसिएशंस बन रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज में आप यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, it is considered to be a venture based on purposeful cooperation between a management and labor in the process of production, and maximum social good is regarded as its ultimate end, and both management and employees contribute in their own way towards its success। अब देखो यहाँ पे उन्होंने पॉइंट क्या बोला है बेसिकली, यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे उसने पॉइंट बोला है कि इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज साथ में काम कर रहे हैं या आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ये आपका सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्चुअली में वेंचर इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, या वेंचर का मतलब क्या होता है, क्या है बेसिकली कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन योर मैनेजमेंट एंड लेबर। जब हम लोग प्रोसेस क्या चल रहा है हमारा बेसिकली प्रोडक्शन का, एंड हमारा जो यहाँ पे सोशल गुड है वो यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम लोगों ने जो भी बाद की बात है कि प्रॉफिट अर्न करना है, अच्छे से काम करना है, अपनी इंडस्ट्री को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, वो बाद में हम अचीव कर सकेंगे। अगर अच्छे से कोऑपरेशन है तो इवेंचुअली क्या होगा, सब अपने बेस्ट जो है सक्सेस को अचीव करने के लिए सब अपनी तरफ से बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली लेबर टुडे इज नो मोर एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ इग्नोरेंट वर्क्स। अब यहाँ पे यही पॉइंट है कि आज के टाइम में अगर मैं लेबर की भी बात करूँ, पहले क्या होता था लेबर आपस में भिड़ती रहती थी, लेकिन आज के टाइम में वो नहीं चीज बची है। आज के टाइम में लेबर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ इग्नोरेंट वर्कर्स नहीं है। आजकल के टाइम में उनको अपने लॉज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, उनको अपने अधिकारों का अच्छे से पता है। यही पॉइंट उसने बोला है। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला यार जाके बैठ जाओ, अभी तुम्हारी बारी नहीं है। वो वाला टाइम खत्म हो गया है कि आपने इशारा किया बैठ जाओ, अब वो नहीं बैठते हैं। अब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी अपनी पर्सनल जो चॉइसेस हैं वो अपनी बिल्कुल अच्छे से व्यक्तित्व जो है अपना रखते हैं सामने। तो बेसिकली यही पॉइंट है कि सिमिलरली लेबर टुडे इज नो मोर एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ इग्नोरेंट वर्कर्स ready to obey without resentment or protest the arbitrary and discretionary dictates of management। तो बेसिकली अगर मैनेजमेंट जो है यहाँ पे उनको डिक्टेट कर रही है, उनको बता रही है बिना सोचे समझे यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, आजकल के टाइम में लेबर वो ऐसी नहीं रही है जो आपके एक इशारे पे वो काम कर दे।
वो अपना पूरा पॉइंट रखेगी कि सर इतना टाइम है, हमारा खत्म हो चुका है, मैं और काम नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। उसके बाद द मैनेजमेंट हैज टू डील विद एम्प्लॉयज टुडे एज इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि आजकल जो टाइम है एम्प्लॉयज को सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह से ट्रीट नहीं करना है, बट ऑल्सो दे हैव टू मेक श्योर कि वो एक सोशल ग्रुप का पार्ट है, उनको उसी तरीके से उनको ट्रीट करना है, हु आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स एंड हैव सब्सटेंशियल बार्गेनिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे वो यही कह रहा है, चाहे वो मैं बात करूँ यहाँ पे एक एम्प्लॉय की, यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो एक इंडिविजुअल है, आपको ये देखना है कि वो एक ऑर्गेनाइज सोशल ग्रुप का मेंबर है, उसको पता है अच्छे से कि उसके क्या क्या अधिकार हैं, उसको अच्छे से पता है कि उसके पास वो क्या क्या स्ट्रेंथ है अपनी, तो उस तरीके से वो पूरा उसको यूज करेगा एंड उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी उसको ट्रीट करना है। हेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट ओनली टू फाइंड आर वेज, सिर्फ ये नहीं है कि यार अपना काम कैसे निकलवाना है या किस तरीके से करना है, सिर्फ वो देखना नहीं है, एंड मीन्स टू सॉल्व कन्फ्लिक्ट्स टू रिजॉल्व डिफरेंस, सिर्फ ये ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने का रीजन सिर्फ इतना नहीं है कि आपको तरीके निकालने काम करवाने के, या आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आप अपने बीच में डिफरेंसेस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप जो है अपने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में एक कोऑपरेशन क्रिएट कर सके। अगर देखो एम्प्लॉयज आपको खुश होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप उनसे, अगर आप ये कहोगे कि यार 10 से 6 का टाइम है, आप 10 से 9 का काम कर लो, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना पॉजिटिव है, इतना अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली वो 10 से 9 क्या 10 से 10 का भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने का ऑब्जेक्टिव। अब अगेन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे वो इसी चीज को एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको अगर वो इस तरीके से दे रहा है कि फाइंड आर वेज या सॉल्व कंफ्लिक्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट इज एक कोऑपरेशन सिक्योर करना, ठीक है, ओके। अब देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे यही बोला था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट क्यों हुआ था, क्योंकि फाइनेंसेस बढ़ रहे थे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगानी पड़ रही थी, इन्वेस्टमेंट लगने से इवेंचुअली आपको ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना पड़ रहा था। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, नंबर 1 इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड नंबर 2 इज ह्यूमन रिलेशन। कहने के लिए तो देखो बात क्या है, एक है आपका औद्योगिक संबंध और एक है आपका मानव संबंध। अब यहाँ पे देखो एक चीज जो आपको देख के ही समझ में आ रही दैट इज कि इंडस्ट्रियल रिलेशन देखो एक वाइडर टर्म है। इंडस्ट्रीज में हम लोग इवेंचुअली मानव या ह्यूमन लोगों की बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिलेशन काइंड ऑफ थोड़ा पर्सनल हो जाता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात चली जाती है। एक मतलब अभी स्टडी करेंगे हम लोग फर्दर इसमें क्या पॉइंट है, लेकिन अगर एक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक बेसिक चीज हमें यही समझ में आती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। बेसिकली एक पर्सनल लेवल पे चीज बाद में जाएगी, पर्सनल लेवल तो आपका ह्यूमन रिलेशन में चला जाएगा। हर एक इंडिविजुअल पर्सनल इंसान का फर्दर एक इंडस्ट्री में कैसा रिलेशन बनेगा, दैट इज योर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा इन डेप्थ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टर्म देखो उसने पहले सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से की है, उसने शुरू किया है इसको ह्यूमन रिलेशन के साथ। टर्म है ह्यूमन रिलेशंस की, उसने बोला है द टर्म ह्यूमन रिलेशंस लेज स्ट्रेस अपॉन द प्रोसेसेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज देयर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज मेंबर ऑफ ग्रुप्स। तो बेसिकली मैंने आपको वही कहा, ह्यूमन रिलेशन का मतलब है कि एक इंडिविजुअल का इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा है और उसी पर्सन का रिलेशन जो है ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पे पर्सनल टच दे रहा है कि अगर मैं अपनी बात करूँ यार आई एम वेरी एग्रेसिव, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अगर ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे बात है, लेकिन अगर वही चीज मैं अपना ये एग्रेशन वाला बिहेवियर एक इंडिविजुअल हर बेसिकली ग्रुप में जाके हर इंडिविजुअल पर्सन से भी वैसे ही ट्रीट कर रही हूँ, तो ये मेरा ह्यूमन रिलेशन जो है उन लोगों के साथ खराब कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशन जो है इंडिविजुअल के साथ, मतलब एक आमने सामने के साथ, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक ग्रुप में बैठे हैं, मेंबर ऑफ ग्रुप्स में, सबके साथ आपका रिलेशन कैसा है, दैट इज योर ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की। Industrial relation is used widely in industrial organization and refers to relation between the employers and the workers in an organization and at any specified time. अब मैं बात कर रही हूँ यार, मैं बड़ी चिल्ड हूँ मेरे कलीग्स के साथ। तो बेसिकली मेरा ह्यूमन रिलेशन है उनके साथ कैसा है कि मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे सामने के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा है। एंड नंबर 2 मैं यहाँ पे बात करूँगी कि मेरा रिलेशन मेरे बॉस के साथ बेसिकली कैसा है। जब चीज मेरे रिलेशन मेरे बॉस के साथ का कनेक्शन आने लग जाएगा, दैट इज माई इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है।
अगर वही चीज मैं अपने कलीग्स के साथ बात करूंगी, मेरे सबॉर्डिनेट्स के साथ बात करूंगी, दैट विल बिकम माई ह्यूमन रिलेशन, कि मेरा इंटरपर्सनल रिलेशन उनके साथ कैसा है। तो दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लेवल पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो किस तरीके से अलग है वो आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज दस वाइल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशंस आर पर्सनल इन करेक्टर। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन रिलेशन की, या मुझे बहुत एग्रेशन, आई एम वेरी एग्रेसिव, तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसका असर जो है मेरे कलीग्स के साथ अगर पढ़ने लग जाए, दैट इज माई पर्सनल करेक्टर। मैं मुझे गुस्सा आता है, मेरा रिलेशन इस वजह से मेरे दूसरे के साथ खराब हो रहा है, दैट इज माई ह्यूमन रिलेशन। अगर वही एग्रेशन मैं अपने बॉस के साथ दिखाने लग जाऊं, दैट मीन्स मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन उनके साथ भी खराब हो गया। एंड उनके साथ इंडस्ट्री, मेरे बॉस के साथ मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन खराब होने का मतलब है कि मैं उनकी जो है बुराई और लोगों के साथ करने लग जाऊंगी, जो मेरा ह्यूमन रिलेशन है। बाकियों के साथ मेरा कैसा है, मेरी वजह से बाकियों के साथ भी जो है मेरे बॉस का रिलेशन खराब हो सकता है। काइंड ऑफ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला है दस वाइल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशन आर पर्सनल इन करेक्टर एंड आर रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर मॉरल एंड सोशल एलिमेंट्स जो है प्रीडोमिनेट। में हर इंडिविजुअल की मॉरल्स क्या है, उनके सोशल एलिमेंट्स क्या है, वो यहाँ पे जो मेरे ह्यूमन रिलेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ओके यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए उसके बाद क्या पॉइंट है। उसके बाद उसने आपको पॉइंट दिया है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसे हम अभी ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहे थे वैसे हम लोग बात कर लेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की। यहाँ पे उसने बोला है, जैसे ह्यूमन रिलेशन बोला कि यार बड़ा पर्सनल है, आपका मॉरल और सोशल जो है डोमिनेंट यहाँ पे पॉइंट्स जो है आपको डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव काम है जो बेसिकली आपके ह्यूमन रिलेशन को कवर करती है। ठीक है, मेरा पर्सनल करेक्टर क्या है, मेरा पर्सनल बिहेवियर लेवल क्या है, वही इवेंचुअली मेरे बॉस के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे बहुत एग्रेसिव हूँ मैं बहुत। ठीक है, अगर मेरा पर्सनल रिलेशन ऐसा है, मैं पर्सनली करेक्टरिस्टिक मेरा ऐसा है, तो वही रिलेशन मेरा कहीं ना कहीं इफेक्ट मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन को करेगा मेरे बॉस के साथ। बेसिकली क्या पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है आपके ह्यूमन रिलेशन को कवर करता है, एंड जो आपका रिलेशन है एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज मैटर्स रेगुलेटेड बाय लॉ और बाय स्पेसिफिक कलेक्टिव एग्रीमेंट अराइव्ड एट बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड द मैनेजमेंट। तो यही बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका किस तरीके से हो जाएगा, एक तो आपका ह्यूमन रिलेशन भी कवर करेगा, प्लस आपका जो एम्प्लॉयर और वर्कर ने बेसिकली मेरा और मेरे बॉस के साथ क्या एग्रीमेंट, क्या लॉ के साथ मैं उनके साथ बाइंड हो रखी हूँ, वो भी मेरे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए The concept of industrial relation has undergone a considerable change। उसने बोला है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर चुका है। Since the objective of evolving sound and healthy industrial relation today is not only to find out the ways, ये वही पॉइंट यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली चेंजेस के साथ जा चुका है, क्योंकि पॉइंट सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक साउंड और हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना है, किस तरीके से सिर्फ वेज निकालना या आपको कन्फ्लिक्ट्स आपस में कैसे सॉल्व करने हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको रिजर्व जो है अनरिजर्व कोऑपरेशन को भी सिक्योर करना है एंड गुडविल को भी मेंटेन करके रखना है, ताकि जो कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉयज है या वर्कर्स हैं उनकी जितने भी इंटरेस्ट और एनर्जीज हैं उनको एक कंस्ट्रक्टिव चैनल जो है हम दे सके। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात क्या करें, जो टर्म यहाँ पे इन्होंने यूज की है इंटरेस्ट और एनर्जीज को कंस्ट्रक्टिव चैनल की तरफ मोड़ सके, दिस इज कॉल्ड सिनर्जी। ठीक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, हम लोग फर्दर सेशन में इसको भी डिस्कस करेंगे, फर्दर इसको भी डिस्कस करेंगे। सिनर्जी का अगर बेसिक मतलब बताऊं, लाइक मैंने अगर आपसे कहा दो पार्टीज जब अलग अलग आपस में मिलकर काम करेंगी बहुत अच्छा, ट्रिमेंडसली अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर और सिंपल शब्दों में बात करूं, हमें पता है 1+1=2, लेकिन सिनर्जी का मतलब होता है 1+1=3। दो पार्टीज आपस में मिलेंगी तो बहुत अच्छा काम करेगी, 1+1=3, दैट इज सिनर्जी। तो अगर मेरे एम्प्लॉयज या मेरे वर्कर्स के इंटरेस्ट और एनर्जीज को मैं अच्छे से कोऑपरेट करके, अच्छे से उनमें गुडविल मेंटेन करके अच्छे से काम करवा सकूं, तो उनको एक कंस्ट्रक्टिव चैनल पे मोड़ सकूं, तो वो एक बहुत ही ट्रिमेंडसली बेटर काम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड योर इंडस्ट्रियल रिलेशन में बेसिकली एक मेन फैक्टर या ऑब्जेक्टिव जो है ये है इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसको थोड़ा सा और लास्ट में कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट उसने क्या बोला है
द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर देयरफॉर, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, ह्यूमन रिलेशन से वो अलग कैसे है वो भी देख लिया, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर देयरफॉर, तो प्रॉब्लम क्या है, एसेंशियली प्रॉब्लम्स दैट मे बी सॉल्व्ड इफेक्टिवली only by developing in conflicting social groups of an industrial undertaking a sense of mutual confidence, dependence and respect, and at the same time encouraging them to come closer to each other for removing misunderstanding। अब देखो प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, अब दिक्कत कहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन में आ जाती है। मैंने कहा यार कोऑपरेशन क्रिएट कर लो, गुडविल क्रिएट कर लो, पर क्या ये इतना सिंपल है? इतना सिंपल ये चीज एक्चुअली नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि हम लोग जब पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम लोग यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि हर कंपनी में, हर फर्म में, हर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने बहुत सारे लोग बता दिया है आपको, तो उन सब के बीच में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स के बीच में एक अच्छा सा साउंड, एक इफेक्टिव जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, पहली बात तो बड़ी दिक्कत का काम है। नंबर 2, एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, अगेन बड़ी दिक्कत की चीज है। एक डिपेंडेंस का जो एक कहते हैं ना कि आप किसी पे भरोसा कर सकते हो, वो वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। रिस्पेक्ट अगेन करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो यही पॉइंट उसने बोला है कि देखो ऑब्जेक्टिव ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि दिस इज नॉट दैट सिंपल, हमें ये पूरा रिलेशन क्रिएट करना इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे उसने आगे क्या पॉइंट बोला है। हमने सारा देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको यहाँ पे एवोल्यूशन समझ में आए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उसने कहाँ से स्टार्ट किया एंड वो कैसे कैसे पूरा उसने लेडर जो है पूरा पार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो चीजें कैसे वेरी करेंगी, क्योंकि विद द टाइम, जैसे अब हम बात करेंगे अगली बारी उसकी लेबर लॉ की हिस्ट्री की, उसी सेम तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन की भी कुछ ना कुछ एवोल्यूशंस हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि यार इंडस्ट्रियल रिलेशंस बन चुके हैं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। हर चीज का एक लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ होता है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन का किस तरीके से है। द एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया बिगेन अ लॉन्ग टाइम अगो। तो ऐसा नहीं है कि कल का कोई टॉपिक है, परसों कोई टॉपिक है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये एक्चुअली आपका वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम से जो सिचुएशन है ये चल रही है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके से बना। द एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया बिगेन अ लॉन्ग टाइम अगो। द कास्ट सिस्टम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द एंशिएंट इंडस्ट्रीज एंड देयर डेवलपमेंट। देखो हम सबको पता है कि एक रिलेशन, एक वो बेसिकली कास्ट सिस्टम जो है हमेशा ही बड़ा ही प्रीडोमिनेटिंग एक आपका फैक्टर रहा है, चाहे कोई भी चीज हो। आपको पता है कि सिचुएशन क्या थी, हम लोग हिंदूज और मुस्लिम में बहुत ज्यादा फर्क करते थे। जब हम गांधी जी के टाइम में बात करते थे हरिजन्स की, अनटचेबल्स की बात करते थे, उनको कोई काम ही नहीं देते थे, काम भी नहीं देते थे। और फिर काम अगर उनको रख लिया, चलो काम भी करवा लिया, पहले तो उनको बिल्कुल टच नहीं करना, उनसे खराब से खराब काम करवाने, मिजरेबल कंडीशन में काम करवाने, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका इन्फ्लुएंस वहां से चलता आ रहा है, कास्ट सिस्टम से बेसिकली शुरू हो रखा है। उसके बाद ड्यू टू सक्सेसिव फॉरेन इन्वेजन, आपको पता है कि ब्रिटिशर्स का अटैक हम पे हमेशा ही रहा है। उसके बाद एक सक्सेसिव जो लगातार बेसिकली फॉरेन इन्वेजन जो होते रहे हैं, बेसिकली विदेशी जो आक्रमण होते रहे हैं हमारी इंडिया पे, इन इंडिया द लिविंग कंडीशन जो थी स्लेव्स की और आर्टिसंस की, उनमें कुछ फर्क ही नहीं पता चलता था। आर्टिसंस बेसिकली कौन होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, उनमें और स्लेव्स दोनों चीजें एकदम अलग अलग चीजें हैं। आर्टिसंस और स्लेव्स में, गुलाम और आपके जो शिल्पकार हैं, उनमें कोई फर्क ही नहीं पता चलता था, क्योंकि दोनों ही बहुत मिजरेबल कंडीशन में काम करते थे। फर्दर मोर द ऑटोक्रेटिक रिजीम ऑफ मुस्लिम रूलर्स द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज वर्सन। जब उसके बाद मुस्लिम रूलर्स के बेसिकली ऑटोक्रेटिक रिजीम बनने लगे यहाँ पे, बेसिकली मुस्लिम शासक जो है यहाँ पे आने लगे, उसके बाद तो एम्प्लॉयज की सिचुएशन और भी वर्स्ट हो चुकी थी। वेजेस वर नॉट गारंटेड, बेचारे काम कर रहे हैं आपके जो उनको गुलाम तरीके स्लेव बना बना के उनसे काम करवा रहे हैं, लेकिन उनको वेजेस देना ना देना अपनी मर्जी होती थी। अगर दे भी देते थे तो बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा ही दे देते थे, जिससे उनको एक्चुअली कोई फायदा होता नहीं था। तो वेजेस गारंटेड नहीं थे, लिविंग कंडीशंस बहुत ही हार्श होती थी। कोई मैनेजमेंट का तो खैर यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमने इतना सारा पढ़ लिया यार कि उनको वेजेस गारंटेड नहीं थे, देन उनकी वर्किंग कंडीशंस जो थी बहुत हार्श होती थी। तो मैनेजमेंट का तो खैर यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है। द कमिंग ऑफ ब्रिटिश डिडंट इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन। अब यहाँ पे देखो मुस्लिम रूलर्स के बाद आपको ब्रिटिशर्स का अटैक रहा, उसके बाद भी सिचुएशन को ऐसे बदली नहीं, उन्होंने तो और थोड़ा सा खराब कर दिया।
अब यहाँ पे हम लोग एवोल्यूशंस पढ़ेंगे थोड़ा कैटेगरी वाइज, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन, ब्रिटिश रूल के टाइम पे कैसा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया वॉज एक्सपेक्टेड टू बी अ कॉलोनियल मार्केट, ठीक है। ब्रिटिश गुड्स के लिए कॉलोनियल मार्केट हम सबने हमेशा पढ़ा है कि वो बेसिकली क्या करते थे, कॉलोनीज के तरीके से अपने सामान को बेचते थे, ठीक है। अब अंटिल अ कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1853, उसके बाद जूट मिल बनी कोलकाता में 1955। तो बेसिकली क्या था, जब तक ये चीजें नहीं हुई तब तक क्या होता था, कॉलोनीज, कॉलोनियल मार्केट जो थी ब्रिटिश गुड्स के लिए बनी हुई थी। वर्किंग कंडीशंस जो थी वो फिर भी बहुत ज्यादा हार्श थी, लो पे या कभी कभी बिल्कुल कोई पे नहीं मिलती थी। एंड दिस गेव राइज टू वेरियस डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। देखो, एक आप किसी टाइम पे अपने आप को वीक महसूस कर सकते हो एक सुपीरियर के सामने, बट ग्रेजुअली जो था आपके मन में तो वो चीजें बनती रहती हैं, और वो बनते 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 एक पूरा एक ब्लास्ट ही हो जाता है इवेंचुअली कि यार हमें नहीं अब काम करना आपके साथ। On the other hand, Tata Iron and Steel Industry was also established in Jamshedpur in 1911। अब ये देखो पूरी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या पॉइंट आया, while there was a great demand of iron and steel before and during the First World War, the working conditions of the workers hadn't improved. Hence, the Factories Act of 1881 was established and it granted workers certain rights। अब देखो यहाँ पे देखो, अब चाहे मैं इसकी बात करूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन की, चाहे लेबर लॉ की हिस्ट्री की बात कर लो, उसके लिए आपको दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया आपको वर्ल्ड वॉर्स के होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ 1914 से अराउंड 1918 तक हुई थी। उसके बाद अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूँ, आपको पता है वो अराउंड 1939 से अप्रोक्सीमेटली 1945 तक आपकी चली थी, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, आपको पता है दोनों टाइम पे ही लड़ाई कौन कर रहा था, यूरोपियन कंट्रीज ही आपस में लड़ रहे थे। फिर उनको लगता था यार हम थक गए हैं लड़ते लड़ते, तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे और कंट्रीज को आपस में इन्वॉल्व करते रहते थे, ठीक है। अब दोनों ही वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको पता है कोई भी वर्ल्ड वॉर हो, जैसे चल रही थी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, दोनों ही चीजों में आपको पता है कि आपको आपकी कंट्री में एक पॉइंट के बाद खाने पीने की कमी हो जाएगी, आपके ह्यूमन रिसोर्स जो है आपकी आर्मी धीरे धीरे खत्म होती रहेगी, ठीक है। या उसके अलावा आपके पास जितने भी इक्विपमेंट्स आपको चाहिए लड़ने के लिए, आर्म जो आपको चाहिए, लाइक आपको गन्स चाहिए है या आपको तलवारें चाहिए है, एक टाइम के बाद आपकी वो भी खत्म हो जाएंगी। तो इस वजह से जो था इस पॉइंट पे आपके आयरन और स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, वर्किंग कंडीशंस और खराब हो चुकी थी। इस पॉइंट पे आपकी एक फैक्ट्री एक्ट 1881 यहाँ पे सिचुएशन में आई। अब देखो फैक्ट्रीज एक्ट भी बहुत सारी हैं, 1881 की थी, 1891 की थी, देन आई थिंक 1911 की है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट आपके बने हुए हैं, और एक्चुअली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। मेन क्या होता है, अगर एक सिचुएशन में उन्होंने वुमेन को इंक्लूड किया है, नेक्स्ट में वो चिल्ड्रन को इंक्लूड करके न्यू एक्ट बना देते हैं। तो इसी तरीके से आपकी पूरी एक्ट्स की स्टोरी भी चलती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आपको पता है वर्ल्ड वॉर जब भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो वही बात है कि एक टाइम के बाद आपकी खुद की कंट्री के सारे रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इवेंचुअली आप दूसरी कंट्रीज में जाएंगे चीज़ों को हायर लेने के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, अब वैसे यूजुअली हम लोग क्या बात करते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं, बेसिकली लोकल फैक्ट्रीज जो होती हैं, उनके पास ज़्यादा लोग जाते नहीं है सामान खरीदने के लिए। चाहे हम आज की भी बात कर ले, हम लोग छोटे वेंडर्स के पास नहीं जाएंगे, हम लोगों को मॉल्स में जाना है सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट पे भी ऐसे ही होता था, लोग छोटे वाले उनके पास जाते ही नहीं थे, बड़े बड़े दुकानदार जो होते थे उनसे सामान खरीद देते थे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो आपके लोकल फैक्ट्रीज होती थी इंडिया में, जो डिस्गाइज जिसको हम बोलते हैं, छुपे हुए जो होते हैं बेसिकली, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, धीरे धीरे देखो सबकी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होने लगी, वो पर्टिकुलर कंट्री की भी। जब वो इंडिया में आए उन्होंने सबने बड़े बड़े दुकानों से खरीद लिया, अब उसके बाद क्या, उनके भी एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे एक पॉइंट के बाद। तो इस टाइम पे जो जितने भी डिस्गाइज्ड लोकल फैक्ट्रीज थी इंडिया की, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से, क्योंकि पता है वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, सामान आपके पास है, नॉर्मली भी अगर इकोनॉमिक्स में भी हम बात करते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट है और किसी के पास नहीं है, आप क्या करोगे, वहां पे प्राइजेस बढ़ा दोगे अपने प्रोडक्ट्स की, प्राइजेस बढ़ेंगी, आपके प्रॉफिट्स अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी प्राइजेस बढ़ा दिए, आपको प्रॉफिट्स भी बहुत सारा हो गया, लेकिन इन सब के बाद भी जो एम्प्लॉयज की वेजेस थी वो तब भी वही की वही थी। सबको बेनिफिट होगा, लेकिन जो एक्चुअली में प्रोडक्ट्स को बना रहे थे उनके पास फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, उनको फिर भी कोई लाइक एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ इस चीज से। तो
तो इसके बाद भी देयर वर वेरियस स्ट्राइक्स एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। तो इस टाइम पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो है यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए थे। अब अगेन यहाँ पे जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगेन थोड़ा सा आपको देखो ईयर्स वगैरह तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग विद टाइम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स या लॉज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लग गए, तो ये आपकी सिचुएशन जो है आने लगी। उसके बाद while the wages of employees remained the same, they were given a share of profits made by their hiring industry। although मतलब उनको wages तो सेम ही रखते थे, लेकिन अब एक्ट्स के बाद वो था उनको एक थोड़ा बहुत शेयर जो था प्रॉफिट में से वो दे देते थे हायरिंग इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है। ओके, तो स्ट्राइक्स जो थी हाउएवर समटाइम्स प्रोहिबिटेड अंडर द इमरजेंसी रूल। आपको पता है इमरजेंसी रूल लगे जिसको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, 144 जो आर्टिकल हम बोलते हैं कि 4 से ज्यादा लोग आपस में नहीं खड़े हो सकते हैं। स्ट्राइक बेशक हो जाती थी, लेकिन इमरजेंसी रूल्स की वजह से उनको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता था कि आप नहीं कर सकते। द ईयर फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर 2 इन्वॉल्व द मोस्ट वर्कर्स टर्मोइल। तो बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो वहां पे और भी ज्यादा वर्कर्स की टर्मोइल शुरू होने लगी, एंड वहां पे हमें देखने को मिला इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। मैंने अभी आपको बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन क्या था, 1939 से 1945। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई, वर्कर्स को बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या एक्ट्स देखने को मिले, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर्स की, जब हम लोग बात करेंगे लेबर लॉ की हिस्ट्री की, वहां पे तो आपका ये वर्ल्ड वॉर का जो प्रॉब्लम है वही एक्चुअली आपके लेबर लॉ की हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। तो अगेन आपको थोड़ा सा वहां पे हिंट ऑफ आइडिया होना चाहिए कि हम लोग वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया है कि लड़ाई ब्रिटिशर्स के दौरान क्या हो रहा था, या आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या, थोड़ा बहुत हमने देख लिया है उसका भी। अब हम लोग बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलेशन कैसा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आपके आजादी के बाद की बात करेंगे। The post-independence era saw a developing relation between industry and labor। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी बदली, आपको क्या देखने को मिला, एक अच्छा रिलेशन, एक डेवलपिंग रिलेशन जो है इंडस्ट्रीज और लेबर के बीच में देखने को मिला, ठीक है। अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हर चीज को बिल्कुल इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ एक नाम है, तो इस नाम को आप एज इट इज याद रख लो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलेशन के दौरान एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई जिसका नाम था इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन 1947 में, एंड फॉर सॉ द एस्टेब्लिशमेंट। अब ये भी आपको याद रखना है कि ट्रूस इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन के दौरान जो 1947 में एक्ट बेसिकली जिसने पार्ट लिया था, उस दौरान आपके दो यहाँ पे और एक्ट्स क्रिएट हुए थे। नंबर 1 वॉज मिनिमम वेजेस एक्ट, देन योर फैक्ट्रीज एक्ट एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इन 1948। अब ये भी आपको दोनों तीनों नाम याद रखने हैं कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के दौरान कौन से एक्ट्स बने थे। अब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, यही आपको चीजें याद रखनी होती है, ठीक है। ओके, दिस इंश्योर्ड पीस बिटवीन, अब ये जो एक्ट्स बने हैं इससे क्या हुआ, बेसिकली काइंड ऑफ पीस बना, जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन है, इससे काइंड ऑफ एक पीस क्रिएट हुआ, शांति थोड़ी बहुत आने लगी लेबर और इंडस्ट्रीज के बीच में। While industrial relation in India have evolved a long way, some features of early system still exist today। बेशक जो है इनके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है एक काफी लॉन्ग गैप पे आ चुका है, लेकिन स्टिल काइंड ऑफ जो पिछले फीचर्स जो थे आपके रिलेशंस के, वो अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर डायनामिक। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करूँ, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही गतिशील है, चेंजेस होती रहती हैं, ये फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा, लाइक कहते हैं ना कि आज ए चल रहा है तो ये कल जेड तक भी चला जाएगा, इस तरीके से सिचुएशन बदलती रहती है, ठीक है। एंड मे इंटीग्रेट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश बिजनेसेस। तो ये कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते रहते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग कंट्रीज के प्रोसेसेस को, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन का थोड़ा सा देख लिया है कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहाँ पे लेबर लॉ का भी देख लेंगे। रीजन बीइंग यहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ लिया है, हमने पढ़ा है यहाँ पे वर्कर्स के बारे में, ट्रेड यूनियंस के बारे में, एम्प्लॉयर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, थोड़ा सा लेबर लॉ देख लेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ की तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजें पता हो, टर्म्स बेसिक पता हो। चलिए बात करेंगे यहाँ पे लेबर लॉ की। तो आपको पता है हमें काम करना है, काम करवाना है, हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया,
हमारे को पता है हम लोग जितनी मर्जी यहाँ पे मशीनरीज लगा ले, इवेंचुअली हमें क्या चाहिए है, हम लोग मैन मेड ही रहेंगे, हमें मैन रिसोर्स जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है हम लोग उस पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। तो लेबर जो है एक बेसिक रिसोर्स है किसी भी कंट्री का, एंड इंडस्ट्री इज लोकेटेड देयर ओवर। लेबर हैज एन इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर जो है उसका बहुत जो है एक कंपनी की परफॉर्मेंस पे, कंपनी के गोल्स पे लेबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेबर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकती है, ठीक है। सो दिस फिनोमिना ऑफ अ न्यू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सेटअप इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो बेसिकली जब हमें पता है कि लेबर बहुत ज़्यादा वो है इस टाइम हाई पीक पर है, तो यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला पॉइंट था वो एक्चुअली स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स जो था वो फैक्टर अलग हो चुके थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसा था, सिंपल प्रोसेस था, जैसे अभी पॉइंट हम देख चुके हैं सेम कि सिंपल प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट थी, लोकल मार्केट थी और स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व थे यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें वही पॉइंट यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ लेबर लॉ के लिए भी, ताकि आपको चीजें आप रिलेट कर सको यहाँ पे। इट इज कंसीडर टू बी वेंचर बेस्ड ऑन पर्पसफुल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। अब देखो मैंने आपको यही बोला है कि लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और बेसिकली आपके सरकार की, गवर्नमेंट की। उन्हीं का जो इफेक्ट है, उन्हीं एम्प्लॉयज को अगर कोई दिक्कत होती है वहां पे लेबर लॉ बनने लग जाता है, तो उनका रिलेशन कहीं इफेक्ट होगा, एक लॉ बन गया, उनके बीच में कोई दिक्कत हुई, एक लॉ बन गया। तो बेसिकली क्या है, एक वेंचर है जो बेसिकली आपको बताता है एक पर्पसफुल कोऑपरेशन आपका मैनेजमेंट और लेबर के बीच में, जहाँ पे इवेंचुअल आपका क्या होता है, अल्टीमेट आपका एंड क्या है कि एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में जो है एक अच्छा एक सोशल गुड जो है यहाँ पे हम लोग एक लेवल अचीव कर सके, ताकि इवेंचुअली जो है सब अपने काम पे या जो भी रीजन है हमारा कंपनी को चलाने का वो हम लोग अचीव कर सके, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं बेसिकली दो सेट हैं, फैक्टर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं या उनके ऊपर डिटरमाइन हम बेसिकली कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड नंबर वन यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में देखो हम लोग क्या बात करते हैं, लेबर की लेजिस्लेशन, हम लोग जब बात करते हैं पॉलिसी क्या है स्टेट की लेबर और इंडस्ट्रीज के लिए। देन हम लोग बात करते हैं एक्सटेंट एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं कि यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट्स की फ्रेमिंग यहाँ पे किस तरीके से हो रही है, ठीक है। चाहे वो सरकार के लेवल से हो तो उसका इफेक्ट लेबर पे क्या पड़ रहा है, देन आपका ट्रेड यूनियन बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के लिए एसोसिएशंस जो है उनका लेवल कैसे रहे। तो ये सारे एस्पेक्ट जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे वो हम लोग सारे इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स में यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। लास्टली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है यहाँ पे कैपिटलिस्ट का क्या यहाँ पे रोल है, सोशलिस्ट टेक्नोलॉजी आपकी कैसी है, आपकी लेबर मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसी है, एंड लास्टली हम लोग बात करते हैं द नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स कैसा है, पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी लाइक मीडियोकर लेवल की है, बिल्कुल प्रोफेशनल्स हैं, उनका क्या पूरा एस्पेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे लोगों की बात हम लोग करेंगे, इंडिविजुअल्स की बात करेंगे कि वहाँ पे वो सारा एस्पेक्ट किस तरीके से है, ये हम लोग थोड़ा बहुत लेबर लॉ में देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक यहाँ पे अगर आपका एक बेस फ्रेम हो गया आपको आगे के सेशन एनीवेज बहुत अच्छे समझ में आएंगे। एंड क्योंकि सब्जेक्ट पूरा थ्योरेटिकल है तो यहाँ पे हम लोग अगर एक पूरा कनेक्टिविटी के साथ एक थियोरी एक पूरी स्टोरी बेस्ड के साथ काम करेंगे तो हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं, हमें इजीली ये चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी इन माय नेक्स्ट सेशन।